हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो इस बार हम लोग नीट 2025 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पे अगेन था। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे इस बार हमारा दो दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द ब्लू एंड वाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of the क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इस स्क्रीनिंग मेथड के बारे में जो फैक्ट है वो लिखा हुआ है कि एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपका दो स्टेटमेंट है और इसमें से हमको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन नहीं रीड करते हैं, पहले हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर वापस से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है सेलेक्टेबल मार्कर और दूसरी चीज़ है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो ये समझो कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी भी कल्चर में मान लो हमको रिकॉम्बिनेंट सेल्स बनाना है तो हमको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या इंसर्ट है वो हम लोग डालते हैं, फिर हम लोग वेक्टर डालते हैं और फिर हम लोग वो इकोलाइज सेल्स डालते हैं। तो जब ये कल्चर में डाल के हम लोग इसको इंक्यूबेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी 100% इकोलाइज सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होकर के रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बना ले। इसमें से कुछ जो होती है वो रिकॉम्बिनेंट्स होती है जिसको हमको सेलेक्ट करना होता है और इसी सिलेक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट स्क्रीनिंग टेक्निक्स लगाते हैं। तो ये टेक्निक समझो क्या है, इसमें जब हम लोग प्लाज्मिड या वेक्टर जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो वेक्टर में हम लोग कुछ ऐसा जीन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि ये सेल्स को एक ख़ास फेनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये जो जीन्स है वो या तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा या ये जीन जो है वो किसी ख़ास तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो देखो तीन पॉसिबिलिटी में ये है कि पहला आपके सेल के जो बैक्टीरियल सेल्स है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाए, दूसरा ये है कि एम्प्टी डीएनए जाए और तीसरा ये है कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्लाज्मिड इंटर ही नहीं किया हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई सा भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इस प्लाज्मिड में है और मीडिया बनाने टाइम हम वो एंटीबायोटिक इस मीडियम में डाल देते हैं तो वैसी सेल्स जिसके अंदर डीएनए नहीं जिसके अंदर प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है वो एंटीबायोटिक क्या हो जाएगी, रेसिस्टेंस हो जाएगी। क्योंकि जनरली जो इकोलाई होती है, इकोलाई सेल्स बहुत सारे एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस होती है, उस पर ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो अगर मीडिया में ऑलरेडी एम्पेसिलिन है तो ये वाली सेल्स तो हमारी ग्रो नहीं करेगी। बट अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है रिकॉम्बिनेंट सेल्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को। ठीक है, तो ये दोनों ही एम्पिसिलिन मीडिया पे ग्रो कर जाएगी और अब यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग दूसरी टेक्निक लगाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब जो हमारा इंसर्ट है उसको हम वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कराते हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर जीन को इनएक्टिव कर दे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे जो लैग-जी जीन है वो एक खास तरह का एंजाइम बना रहा है और जो हमारा क्लोनिंग साइट है या वो साइट जहाँ पे मेरा इंसर्ट आकर के लगना है वो बिल्कुल इसी के बीचों बीच है। मतलब जब भी इंसर्ट लगेगा ये वाली लैग जीन जो है वो कट हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो और इंसर्शन ऑफ द इंसर्ट के वजह से या फॉरेन जीन के वजह से या एलियन डीएनए के वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे ये जीन को हमको जो भी रिकॉम्बिनेंट्स होगा उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें ये जो जीन है लैग-जी जीन जो कि एक तरह का एंजाइम कोड करने जा रही है, इसका जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा और जिसके वजह से ये सीक्वेंस इनएक्टिव हो जाएगा और एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब समझो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक और टर्म है दैट इज द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, देखो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वो होता है जो इनिशियली उसका कोई कलर नहीं है लेकिन एंजाइम से डाइजेस्ट होने के बाद वो एक खास तरह का कलर देता है। ठीक है, वैसे सबस्ट्रेट को हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं जिसका एग्जांपल है एक्स गैल। तो जब हम लोग ब्लू और वाइट स्क्रीनिंग करते हैं तो हम अपनी प्लेट में जो हमारा मीडिया प्लेट है उसमें दो चीज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहला तो वो जो भी एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस प्लाज्मिड में डाला गया है वो एंटीबायोटिक इनकॉर्पोरेट करते हैं क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो इलिमिनेट हो जाए। और दूसरा हम लोग एक्स गैल डालते हैं। ये एक्स गैल क्या है, ये एक्स गैल
सबस्ट्रेट है इस एंजाइम के लिए, जो पर्टिकुलर एंजाइम का जीन इसमें डाला गया है उसका ये सबस्ट्रेट है। तो देखो जब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं बनेगा तो उसमें हमारा जीन जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ, हमारा जो इंसर्ट है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, और लैग जी हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। जब मेरा लैग जी एक्टिव है तो ये जो एंजाइम बनाएगा वो है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, और ये एंजाइम जो इस मीडियम में डाला हुआ सबस्ट्रेट है एक्स गैल, उसको ये डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या करेगा, एक खास तरह का सबस्ट्रेट बनाएगा जो कि ब्लू कलर का होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस अगर हमारा जो डीएनए है जो इंसर्ट है वो इनकॉर्पोरेट कर गया, ठीक है, वो इंसर्ट इज विद इन दिस जीन, क्योंकि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, क्लोनिंग साइट है, इसी जीन के अंदर है जो कि एंजाइम लैग जी जीन है। तो जब हमारा जीन इनकॉर्पोरेट करेगा तो वो क्या होगा, जब हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल्स बनेगी तो यहीं पर ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, जो कि क्या करेगा, लैग जी जीन को ब्रेक कर देगा। इसके वजह से हमारा लैग जी जीन क्या हो जाएगा, हमारा लैग जी जीन इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव होने की वजह से ये जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं प्रोड्यूस करेगा, एक्स गैल को डाइजेस्ट नहीं करेगा, और इसकी जो कॉलोनीज का कलर होगा वो वाइट कलर की कॉलोनीज होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैग जी जीन हो रहा है, और ये हमारा जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स है वो लैग जी जीन्स को इनएक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो वाइट रहा। वाइट क्यों रहा, क्योंकि जनरली हमारी जो इकोलाई की सेल्स होती है वो वाइट कलर की कॉलोनीज देती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाइए। तो देखो हमारा दो स्टेटमेंट यहां पर है, द ब्लू colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies। लेकिन हमने अभी देखा कि जो ब्लू कलर होता है वो किस वजह से होता है, उसमें जो लैग जी जीन है वो एक्टिव है, और ये क्या हुआ है, इंसर्शन नहीं हुआ है हमारे डीएनए सेगमेंट का, उसके अंदर इंसर्शन नहीं हुआ है डीएनए इंसर्ट का, और हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज नहीं बनी है। और सेकेंड केस में क्या है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट। अब जो विदाउट ब्लू कलर का मतलब क्या हुआ, दो ही तो कलर है इसमें, अगर ब्लू कलर नहीं है तो दूसरा कलर हमारा व्हाइट कलर है ना। तो व्हाइट कलर कॉलोनीज क्या है, व्हाइट कलर कॉलोनीज वैसी कॉलोनीज है जिसमें जो लैग जी जीन है वो इनएक्टिव हो गया है। ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है, और रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए का इंसर्ट जो है वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है, विद इन द सीक्वेंस ऑफ द लैग जी जीन, और वो उसको इनएक्टिव कर दिया है। इनएक्टिव करने की वजह से जो हमारा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट था, एक्स गैल था, उसका डाइजेशन नहीं हुआ, और उसकी वजह से हमको वाइट कलर की कॉलोनीज मिली, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर्स हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज अ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आंसर होगा। तो जितने बच्चों ने आंसर नंबर 2 लगाया वो बिल्कुल ही सही है। तो आई होप ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की नीट के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। ओके देन, थैंक यू।